नमस्कार दोस्तों, रामानंद क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम वितरण ट्रांसफार्मर के सभी भागों की खुल करके व्याख्या करेंगे। तो मुख्यतः हमारे वितरण ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का पहला भाग जो आता है वो है स्टील या इस्पात टैंक। स्टील को हम इस्पात कहते हैं, टैंक। सबसे पहला भाग है। तो इसकी आपको पिक यहां भाग की दिखाई दे रही होगी। ये जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का इसको बनाया जाता है, MS। ये सविचरक होता है। ये खाली तो होता है, जिसमें हमारी सबसे मुख्य भाग ट्रांसफार्मर का कुंडलन यानी कि बाइंडिंग रखी जाएगी, और ये अंदर से फैब्रिकेटेड यानी कि सविचरक होता है। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी बार आ चुका है कि ट्रांसफार्मर के स्टील टैंक को कैसा बनाया जाता है, फैब्रिकेटेड। इस भाग का कार्य क्या है? तो इस भाग का कार्य है कि कुंडलन यानी कि ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग जो हमारी कोरों पर आवासित होती है, और सामान्यतः जो कोर है, दूसरी इसमें जो रखा जाएगा वो है कोर। तो कोर पर क्या की जाती है? बाइंडिंग। तो आपको यहां कोर का और उस पर हुई बाइंडिंग का पिक दिखाई दे रहा होगा। कोर जो है वो ट्रांसफार्मर की मृदु लोहा, सॉफ्ट आयरन या आपकी जो है सिलिकॉन स्टील की आपने ज्यादा सुना होगा। आप जो है किताबों में, बुक्स में, आपकी गाइडलाइन में सिलिकॉन स्टील की पढ़ते हैं। तो ये मैं पहले ऐसी थ्योरी में और कल जो वीडियो डाली थी AC जनित्र और DC जनित्र, तो उसके भागों में भी आपको मैं बताऊंगा कि वहां पर पोल और आर्मेचर जो है, जो पटलन से मिलकर के बना होता है, छोटी छोटी गोल पत्तियों से मिलकर के बना होता है, उसको भी सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है। तो इस कारण को मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि अधिकांशतः हम जो है उच्च निम्न आवृत्ति वाले लो फ्रीक्वेंसी निम्न आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मरों में सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं, जबकि उच्च आवृत्ति वाले
ट्रांसफार्मरों में हम फेरिट या फेराइट की बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे आयरन लॉस यानी कि शून्य भार क्षति, जिसके अंतर्गत मैं पहले चर्चा कर चुका हूं मेरी पिछली वीडियो में कि शून्य भार क्षति जिन्हें आयरन लॉस कहा जाता है, हिस्टेरेसिस और एडी करंट होती हैं। और हिस्टेरेसिस क्षति को कम करने के लिए हम जो है सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, जिसमें 3% सिलिकॉन और 97% स्टील का प्रयोग किया जाता है। इन कोरों को एक विशेष 50 HZ पर प्रचालन के लिए, ट्रांसफार्मर के पहले वीडियो में देखना आप कि 50 HZ के प्रचालन के लिए सिलिकॉन एक दोष उत्पन्न कर देता है। सिलिकॉन की उपस्थिति एक दोष उत्पन्न कर देती है, जिसको मैंने बताया था कि भंजकता। और इस भंजकता के दोष को दूर करने के लिए हम एक विशेष प्रक्रम अपनाते हैं, जिसे शीतल वेलित उच्च पारगम्यता ग्रेन के नाम से जानते हैं। कोल्ड रोलिंग हाई ओरिएंटेड ग्रेन, जिससे CROG के नाम से भी पहले पूछा जा चुका है। CROG का पूरा नाम क्या है? तो कोल्ड रोलिंग हाई ओरिएंटेड ग्रेन, शीतल वेलित उच्च पारगम्यता ग्रेन। इस प्रक्रम से हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेज कम किए जा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर का टैंक खाली है और उसमें बाइंडिंग रखेंगे तो फिर भी खाली जगह रहेगी। और जब हम स्टैंपिंग करेंगे तो हम एक जो है ट्रांसफार्मर की कोर को स्टैंपिंग जो है कितने तरीके से कर सकते हैं? एक तो ई आकार की छोटी छोटी पत्तियों को मिला करके और एक के ऊपर एक जमा करके हम जो है स्टैंपिंग कर सकते हैं। दूसरा, हम जो है T&I द्वारा स्टैंपिंग कर सकते हैं। F&F द्वारा भी स्टैंपिंग की जाती है, जो बाइंडिंग में आपको मैं पिक जब ट्रांसफार्मर की हम कुंडलन करेंगे, रीबाइंडिंग करेंगे, तो वहां आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। एक E&I या सॉरी एक चीज में गलत गया, T&I नहीं होता, T&U होता है। T&U तो देखिए स्टैंपिंग करने का तरीका कितना हो गया, E&E, T&U, F&F, E&I। इस तरीके से हम स्टैंपिंग कर सकते हैं। लेकिन दो कुंडलनों वाले ट्रांसफार्मर जिसकी आपको पिक दिखाई दे रही है, उसमें कोर L आकृति की जमा करके ली जाती है और हमारे ट्रांसफार्मर में हम दोनों कुंडलनों को
यानी जो बाइंडिंग की जाती है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुंडलन जो है वो ट्रांसफार्मर का किस प्रकार का होता है। तो आपको यहाँ पिक दिखाई दे रही होगी, 2 लेयर दिख रही होंगी आपको, 2 परत, दोहरी परत कुंडलन, 2 लेयर दोहरी परत कुंडलन किया जाता है। अब इन पटलन, ये प्रक्रम करने के बाद हम जो है ये पत्तियां जो होती हैं उन पर, चूंकि एक के ऊपर एक जमाएंगे तो गैप रहेगा, और जहां खुला स्थान यानी गैप रहेगा वहां प्रेरित वोल्टता के कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो क्षति होती है उसको एडी करंट कह रहे हैं। तो वो एडी करंट उत्पन्न होगी जो एक्चुअल धारा का विरोध करती है, यानी उसकी दिशा विपरीत होती है, तो उसको लेमिनेटेड कर दिया जाता है। तो एडी करंट के लिए मैंने पहले वीडियो में देखना कि एडी करंट से बचने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, इससे क्या होगा कि एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती में जो गैप होगा वो कम हो जाएगा और एडी करंट लॉसेज कम होंगे। अब ये लेमिनेशन 3 तरीके से किया जा सकता है। आजकल सबसे ज्यादा वार्निश करके किया जाता है, लेकिन हम खनिज लवण युक्त जल को छिड़क करके भी हम जो है लेमिनेशन कर सकते हैं। और तीसरा, हम जो है खड़िया पाउडर यानी चौक पाउडर का घोल पोत करके भी लेप किया जाता है। तो यहां आपको इस चैनल पर कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको 100% मिलेगा। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। तो बाइंडिंग जो है वो दोहरी परत कुंडलन किया जाता है। अब इसका ये और समझ लें कि बाइंडिंग के लिए जो प्रयुक्त तार है वो सुपर इनेमलित ताम्र तार का प्रयोग करते हैं, जिससे आपके इस भाग में जो जो स्टील टैंक में जो जो चीज होंगी वो सारी आप एक एक समझते जाएं। अब जब हमने इन कोरों को बाइंडिंग लपेट करके, अब देखिए दोहरी परत जब कर रहे हैं तो हम इंसुलेटर यानी अचालक पदार्थ से रोधन करते हैं, और ये रोधन स्तर के बारे में आप जो है बाइंडिंग में विशेष रूप से पढ़ेंगे। लेदराइज पेपर, माइका पेपर, ट्रिपल एक्स पेपर, तो ये आपको कई प्रकार के पेपर्स होंगे जिनसे हम जो है बाइंडिंग को एक दूसरे से अलग करते हैं, यानी कि दोनों बाइंडिंगों का रोधन अलग हो जाता है। कुंडलन में बहुत सारी चीजें देखेंगे हम। अब दूसरे पार्ट, इसका कार्य देख लिया कि इसका कार्य क्या है, ये अब समझे हम स्पष्ट रूप से कि एक तो ट्रांसफार्मर के कुंडलन व कोर और शीतलन द्रव, चूंकि बाइंडिंग जो है नग्न रखी जाती है और उसमें शीतलन द्रव जो रोधन का भी काम करता है और ट्रांसफार्मर के तापमान को भी शीतलित करता है, इसलिए शीतलन द्रव का इसमें भरा जाता है जिससे वो खाली नहीं रहे और एडी करंट कम से कम उत्पन्न हो। तो यूं भी कह सकते हैं हम ट्रांसफार्मर के सभी भागों को यांत्रिक आधार
प्रदान करने का कार्य स्टील टैंक करता है। दूसरा जो पार्ट है वो उसकी आपको पिक दिखाई दे रही होगी और वो है हमारा संचरण टैंक। तो जब ट्रांसफार्मर टैंक में कुंडलन डाल दिया जाता है, कोर सहित कुंडलन को डाल दिया जाता है, तो जो रिक्त स्थान बचता है उसमें ऑयल डाल दिया जाता है, जो शीतलन और रोधन दोनों का कार्य करता है द्रव। और ट्रांसफार्मर में 3 प्रकार के शीतलन द्रवों का प्रयोग किया जाता है, जो आप दूसरी वीडियो में देख लेंगे कि खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन द्रव और सिलिका जेल द्रव। अधिकांशतः आपने जो है सिलिका जेल द्रव के बारे में सुना होगा कि हम ट्रांसफार्मरों में ऑयल के रूप में सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। और एक शीतलन द्रव की क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये भी आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। तो दूसरा भाग है हमारा संचरण टैंक। देखिए संचरण टैंक ये दूसरा भाग है, इसको कंजर्वेटर टैंक भी कहा जाता है। जैसा कि इसका नाम ही है संचरण टैंक, कंजर्वेटर टैंक। इसको स्टील टैंक के ऊपर एक पिक में देख रहे होंगे आप, एक गोल सा बेलनाकार आपको पाइप दिख रहा है और वहां लिखा हुआ है कंजर्वेटर टैंक। ये भी माइल्ड स्टील का ही बना होता है। इसका कार्य क्या है? एक तो तेल को प्रसार के लिए माध्यम प्रदान करना। जब ट्रांसफार्मर उच्च ताप पर या दोष के समय प्रचालित होगा तो वो ऑयल है वो उबल करके ऊपर आएगा और उसे फैलने के लिए यानी प्रसारित होने के लिए, प्रसार के लिए मीडियम का कार्य करता है संचरण टैंक। और इस टैंक, स्टील टैंक और संचरण टैंक का संबंध तेल सूचक पाइप से होता है। तेल सूचक पाइप। दूसरा, इस टैंक का कार्य क्या है कि जब तेल का स्तर कम होता है या ज्यादा होता है, जैसे ज्यादा होगा तो ट्रांसफार्मर अंदर जो भरी वायु है उसको बाहर फेंकेगा और जैसे ही स्तर गिरेगा वो बाहर की वायु को अंदर खींचेगा। जैसे हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो अंदर की वायु को बाहर और बाहर की वायु को अंदर आने की अनुमति अगर कोई देता है तो वो है संचरण टैंक। अब आप जानते हैं कि वायु में नमी होती है और नमी हमारे शीतलन द्रव या रोधन द्रव की परावैद्युतिक सामर्थ्य को कम कर देती है, जिसके लिए तीसरा भाग आपको संचरण टैंक के ऊपर से एक पाइप निकाल करके, और आपने देखा होगा एक इस प्रकार की एक छोटी सी बोतल लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है ब्रीदर।
तो पिक भी देखते जाएं और यहां थोड़ा सा ध्यान रखते जाएं, जिसे कहते हैं हम श्वासक। क्योंकि हमारी तरह ट्रांसफार्मर भी वायु को बाहर और अंदर लेता है, और जिसमें से गुजर करके वायु अंदर जाती है और बाहर जाती है, वहां उससे जुड़ा होता है हमारा श्वासक, ब्रीदर। तो ये प्रश्न बन गया कि ब्रीदर कहां लगाया जाता है? ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक के ठीक ऊपर निकाल करके उस साइड में लगा दिया जाता है। इसमें नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सिलिका जेल, जो भी कह सकते हो, ठोस सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। अब पहले ब्रीदर का कार्य देख लें। वायु की नमी को सोखना। अगर श्वासक का कहीं भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जाता है तो सिंगल कार्य है वायु की नमी को सोखना। यानी एयर में जो वाष्प होती है, नमी होती है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे हमारे तेल की परावैद्युतिक सामर्थ्य कम होने से बच जाए, यानी तेल दूषित होने से बच जाए। कभी कभी क्या कैल्शियम सल्फाइड का भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो आजकल सबसे ज्यादा आप यही देखेंगे कि शुष्क सिलिका जेल का ही, यानी ठोस सिलिका जेल का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपके लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, इनमें एक छोटी सी थैली आती है, एक पैकिंग सी आती है, जिसे आप काम की चीज़ समझते हैं, वो सिलिका जेल होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में अंदर नमी को जाने से रोकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंचाता है वो नमी है। बस आपके मोबाइल में अगर थोड़ा सा पानी चला जाए तो स्क्रीन पर वो साफ दिखाई देने लगता है, और आपकी इसके अंदर जो आईसियां हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, वो आपकी क्षतिग्रस्त, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में करेंगे। अब इस श्वासक के नीचे एक छोटा सा पात्र देख रहे हैं आप। ऐसा एक पात्र है जिसमें ऑयल भरा हुआ है, वो ऑयल पॉट कहलाता है, ऑयल पॉट। क्योंकि हमारी वायु जो नमी लाएगी उसमें धूल मिट्टी भी होगी, और उस धूल मिट्टी को ऑब्जर्व करने के लिए एक छोटा सा पात्र श्वासक के साथ जोड़ा जाता है, जो अगला पार्ट हो जाता है हमारे ट्रांसफार्मर का तेल पात्र। इसका काम क्या है? धूल मिट्टी के कणों को सोखना। क्योंकि अधिकांशतः हमारे ट्रांसफार्मर खुले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, आबादी वाले क्षेत्रों में भी लगे होते हैं, और वहां धूल मिट्टी उड़ती है, तो वायु के साथ वो धूल मिट्टी भी आपके पहुंचती है, तो उसे ऑब्जर्व करने का कार्य जो है तेल पात्र करता है। इसके बाद जो आता है वो संचरण टैंक के ही ऊपर लगा होता है तापमान गेज, टेम्परेचर गेज, जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर के प्रचालन के समय उसका अंदर क्या टेम्परेचर चल रहा है वो हमें पता चल जाता है। और संचरण टैंक में एक
ऑयल इंडिकेटर, तेल सूचक, एक कांच का वो दिखाई देगा आपको, रियलिटी में जाकर के देखोगे तो उसमें आपको लेबल जो है उसका दिखाई देता है। तो तेल सूचक तेल सूचक के द्वारा ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं और तापमान गेज के द्वारा ट्रांसफार्मर के प्रचालन के समय उसका तापमान पता चल जाता है। अब देखिए, इसी संचरण टैंक के पास एक पाइप सा निकला हुआ देखा होगा, या आजकल अलग से व्यवस्था कर दी जाती है जिससे विस्फोटक मुंह कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विस्फोटक मुंह, एक्सप्लोजन वेंट। ये हमारी संचरण टैंक की ट्रांसफार्मर के अंदर बनने वाली अनियमित गैस जो या वायु दाब जो डलता है, उससे संचरण टैंक को फटने से बचाने के लिए एक सुरक्षा युक्ति के रूप में लगाया जाता है, जिसमें एक धातु या कांच का डायफ्राम होता है जो प्रेशर के कारण, दबाव के कारण फट जाता है और ऑयल और अनियमित गैसों को रिलीज कर देता है। अतिरिक्त ऑयल अगर आ गया है तो उसे भी रिलीज कर देता है और आपकी अनियमित गैस जो है उनको भी रिलीज वायुमंडल में कर देता है, जो ज्वलनशील गैस बनती है। अगर विस्फोटक मुंह बड़ी क्षमता वालों में हम जो है वर्कहॉर्स रिले का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इस वर्कहॉर्स रिले का भी आपको पिक दिखाई दे रहा होगा, जो संचरण टैंक और स्टील टैंक के बीच लगाई जाती है। ये एक ऐसी रिले है जिसका हमारे इलेक्ट्रिक कांटेक्ट से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, जिसकी खुल करके व्याख्या मैंने स्पेशल वीडियो में की है कि इसमें मरकरी कुंजियां होती हैं जो एक अलार्म से जुड़ी होती है और एक सर्किट ब्रेकर से जुड़ी होती है। तो वर्कहॉर्स रिले ये रक्षण का कार्य करती है। इसके दो अन्य नाम भी हैं, वो आपको बताने हैं कि वो दो नाम कौन से हैं। इनको वर्कहॉर्स रिले को वुल्कोहोज रिले के नाम से भी जाना जाता है। वर्कहॉर्स रिले रक्षण का कार्य करती है। तो एक अगर आपका वर्कहॉर्स रिले नहीं लगी है या वर्कहॉर्स रिले ने काम करना बंद कर दिया तो विस्फोटक मुंह के माध्यम से अनियमित गैसें और अतिरिक्त तेल निकल जाएगा। नहीं तो आपको प्रचालक को वर्कहॉर्स रिले सूचना दे देती है और वो उनको रिलीज कर देता है विस्फोटक मुंह के माध्यम से वायुमंडल में। और अगर प्रचालक नहीं सुन पाता तो ट्रांसफार्मर से जो सर्किट ब्रेकर जुड़ा होता है उसको ये प्रचालित करके मरकरी कुंजी की सहायता से और ट्रांसफार्मर को लाइन से अलग कर देती है। अब देखिए, इसके बाद जो भाग आता है वो है शीतलन
नलिकाएं, कूलिंग ट्यूब। जो पिक में दो तरीके के ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें छोटी छोटी शीतलन नलिकाएं भी हैं और एक ट्रांसफार्मर में आपको पसलियों की तरह नलिकाएं दिखाई दे रही हैं। तो इन्हें शीतलन नलिकाएं या ट्रांसफार्मर का रेडिएटर कहा जाता है। ये हमारे नलिकाओं में से जब तेल गर्म होकर के उसका फ्लो होता है तो वो बाहर की वायु से के संपर्क में आकर के और उनको ठंडा करती रहती है, तापमान को समान बनाए रखने का कार्य करती है। शीतलन करने की और भी विधियां हैं। प्राकृतिक तेल विधि, दूसरा है वायु झोंका विधि, एक आपकी है प्रणोदित, जल प्रणोदित व वायु प्रणोदित विधि, एक आपकी केवल वायु विधि, और एक आपकी बलकृत संचार विधि, जिनके आपको मैं नाम लिख रहा हूं और एक एक करके आपको स्क्रीन पर उन विधियों का फिगर आएगा, उससे गौर करेंगे हम। एक तो प्राकृतिक वायु विधि, दूसरा है प्राकृतिक तेल विधि, तीसरा विधि जो है, देखते जाएं आप चित्र, फिगर देखते जाएं, तीसरा है हमारा वायु झोंका विधि, चौथी विधि है हमारी जल व तेल प्रणोदित विधि, जल व तेल प्रणोदित विधि। आपको इनके पिक दिखाई दे रहे होंगे। और एक जो विधि है चौथी है हमारी जल व तेल प्रणोदित विधि, पांचवी है आपकी वलकृत संचार तेल विधि। तो इन सब विधियों को अलग अलग क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों में प्रयुक्त किया जाता है। कभी कभी आपने देखा है कि ग्रिड स्टेशनों पर लगे हुए ट्रांसफार्मर की आपको पिक दिखाई दे रही होगी। उस पिक में आप देखेंगे कि कई पंखे भी लगे होते हैं और एयर ब्लोइंग की जाती है। एयर को क्या किया जाता है? ब्लोइंग। और उसी के साथ वायु झोंका विधि होती है वो। तो उससे रिएक्टर या यूं भी कहते हैं शीतलन नलिका कूलिंग ट्यूब है या रिएक्टर लगे होते हैं। कई बार वो यूं कह देता है कि आपको जो है फैन भी लगे होते हैं ट्रांसफार्मर में शीतलन के लिए। तो कंप्लीटली आपको ट्रांसफार्मर की पिक दिखाई दे रही होगी। अब ये 5 विधियां हो गई। अब ट्रांसफार्मर के और भागों के बारे में आप देखेंगे। अभी ट्रांसफार्मर में टर्मिनल नहीं होते, उनमें बुशिंग होती है। उनमें क्या होते हैं? बुश या बुशिंग। अब ये बुश या बुशिंग जो है, एक तो HV हाई वोल्टेज वाली बुशिंग होती है और एक LV
लो वोल्टेज वाली ओस होती हैं। इनका आकार बड़ा होता है, इनका आकार छोटा होता है। तो आपको पिक में बुशिंग दिखाई दे रही होंगी। इनमें पोर्सिलिन अचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो एक जो है तेल को रोधित करने के लिए भी हम अचालक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तेल को नमी से दूषित होने से बचाने के लिए। जैसे रबर का डायफ्राम में आपकी थर्मोसाइफन फिल्टर विधि है, और आपके जो है श्वासक है, सिलिका जेल है, ब्रीदर, सिलिका जेल ब्रीदर है ठोस। तो एक बात मैं बताना भूल गया, तो आपके तेल को दूषित होने से बचाने के लिए हम इंसुलेटर के रूप में, अचालक पदार्थों के रूप में थर्मोसाइफन फिल्टर का प्रयोग करते हैं, सिलिका जेल ब्रीदर का प्रयोग करते हैं, और रबर के डायफ्राम का प्रयोग करते हैं। और बाइंडिंग का रोधन करने के लिए हम जो है हमारे सिलिका जेल द्रव का प्रयोग करते हैं। बुशिंग में हम पोर्सिलिन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कई जो है अचालक पदार्थ हो जाते हैं। ये अचालक पदार्थ भी प्रतिरोध बढ़ाते हैं। जो मैं एसी में आपको बता चुका हूं कि परावैद्युतिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण भी एसी का प्रभाव रुकता है, चालन क्षेत्र कम होता है, जिसके कारण परावैद्युतिक क्षति होती है। वो भी एक स्थिर क्षति है। अब देखिए, इसके बाद आप कुल जो है ट्रांसफार्मर के 24 भाग देखेंगे। पिक में देखना आप, या आपकी गाइडलाइनों में देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो का समापन यही कर रहा हूं। उसमें आपको टोटल 24 भाग दिखाई देंगे, जिनके कुछ भागों का मैं खुल करके खुलासा बर्को हेल्थ रिले की व्याख्या वाले वीडियो में कर चुका हूं। तो आप अगर क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं, एक उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहते हैं, और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं, और हमें हमारे रामानंद क्लासेज के बारे में जो भी फैकल्टी हैं उनके सुझाव दें।